आज की केस स्टडी का नाम है रॉयल एनफील्ड। एक ऐसी बाइक जिसको परचेज करने का सपना हमारे देश का हर एक नौजवान देखता है। महंगी है, बिल्कुल महंगी है, ठीक है। लेकिन आज आप इस केस के थ्रू ये बात जान पाओगे कि रॉयल एनफील्ड का स्ट्रगल कितना रहा। एक ऐसी बाइक जो एक टाइम पे आने के बाद बंद होने वाली थी, जो उसके मालिक थे, जो उसके ओनर थे, वो उस बाइक को बंद करना चाह रहे थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बाइक उस कंपनी के लिए एक टॉप अर्नर बन गई। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आइए हम एक बार देख लेते हैं कि इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या लिखा है। रॉयल एनफील्ड केस स्टडी, ये पूरी की पूरी आज की होगी। कंपनी का नाम आइशर मोटर्स। कभी नाम सुना है इसका आपने? कई बार सुना होगा। जी हाँ, आइशर मोटर्स ट्रैक्टर बनाती है। याद करो, एक कंपनी है, उस पर लिखा होता है ना, आपका ट्रैक्टर्स के ऊपर लिखा होता है आइशर्स। ट्रक बनाती है। जितने भी हैवी आपने रोड पर घूमने वाले व्हीकल्स देखे हैं, उसके अंदर आइशर मोटर्स डील करती है। और स्पेशली इसके ट्रक्स बहुत फेमस है। और यही वो कंपनी है जो हैवी बाइक बनाती है, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। ठीक है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम क्या था? क्या लिखा है? विक्रम लाल। विक्रम लाल जी ने इस कंपनी को फाउंड किया था। ठीक है। आज इस कंपनी के जो मालिक हैं, उन्हीं के बेटे हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ लाल। और इवन वो आज इस कंपनी के एमडी भी हैं, करंट एमडी भी हैं। ठीक है। अभी इसी केस के अंदर आप ये बात जान पाएंगे कि यही बंदा एक टाइम पे कंपनी का सीईओ था। तो उसने सीईओ की पोस्ट से अपने आप को रिजाइन दे दिया और उसके बाद फिर उसने एमडी की पोस्ट ली और खुद जा जाके हर जगह पे जा जाके इसने खुद की बाइक का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किया। मार्केटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी करी इस बंदे ने, खुद ने, जो मालिक है उसने करी जा जाके। तो ये एक स्ट्रगल की कहानी है रॉयल एनफील्ड की, जो आज के डेट में इस कंपनी की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग एक ब्रांड बनी हुई है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है कि रॉयल एनफील्ड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, अ सक्सेस story about how the company was revived from near bankruptcy to become a top revenue earner for its parent company Eicher Motors। लाइन पढ़ने के बाद इतना तो आइडिया आपको मिल चुका होगा कि कंपनी ने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, सर उसकी दाद देनी पड़ेगी। एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे आके बैंकरप्सी के सामने आ चुकी थी, बैंकरप्ट होने वाली थी सर, एक ऐसा ब्रांड जो लगभग डूबने वाला था, कैसे वो आज इंडिया का एक सबसे बड़ा मॉडल ऑटोमोबाइल का जो आपका पूरा का पूरा होता है सेगमेंट, उसके अंदर एक बहुत ही जाने माना ब्रांड बना हुआ है। ठीक है। क्या लिखा है इसके आगे? टू बिकम अ टॉप रेवेन्यू अर्नर फॉर इट्स पेरेंट कंपनी। Siddharth Lal played a key role in changing the fortune of this bike and company's turnover। ये कंपनी आज इतनी अच्छी हो गई है कि रॉयल एनफील्ड को करीबन 60 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। जरा सोचिए आप, 60 कंट्री में रॉयल एनफील्ड सर एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। मतलब एक ऐसी बाइक जो डूबने की उस पे आ चुकी थी सर, वो कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट है, जो अपना खोई हुई इमेज है, वो इंडिया के तो अंदर वापस ली और साथ में एक ऐसा एक्सपोर्टर के तौर पे सामने आई सर कि दुनिया की 60 कंट्रीज के अंदर ये आज रॉयल एनफील्ड बेची जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। देखो क्या लिखा है। और ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा यार, इसने तो कमाल ही कर दिया। लाल जी बोलूंगा मैं इनको, लाल। इन्होंने क्या किया सर, पूरी की पूरी कंपनी का फॉर्च्यून ही चेंज कर दिया और उसको ऐसा बना दिया कि भाई साहब आज रॉयल एनफील्ड को परचेज करने का हर नौजवान हमारे देश में ड्रीम देखता है। देखिएगा लिखा क्या है। कहता है कि इन द लेट 1990s, करीबन 1994 के अंदर अगर हम देखते हैं, रॉयल एनफील्ड वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड लूजिंग द मार्केट शेयर। बिल्कुल सही बात है। 1994 के अंदर ये कंपनी, ये जो बाइक है, इसका ऐसा हाल हो गया था कि मार्केट के अंदर ये अपनी कॉस्ट तक को रिकवर नहीं कर पा रही थी। मतलब फाइनेंशियल तौर पे इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि सर इसको आगे इसके मालिक कंटिन्यू करना चाहते ही नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइशर मोटर्स कंसिडर्ड, क्या लिखा है, शटिंग डाउन द कंपनी को ही बंद करने की सोच रहे थे इसके मालिक। आगे देखिए, रॉयल एनफील्ड काफी एक्सपेंसिव थी एंड वाज ओनली द फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्मी एंड पुलिस। नॉर्मल लोग उस जमाने में 1990
फोर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उस जमाने में लोग रॉयल एनफील्ड को परचेज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मानते थे। उसकी दो वजह थी। पहला, ये काफी एक्सपेंसिव थी, ये काफी महंगी बाइक रही है स्टार्टिंग से, है ना। और पॉइंट नंबर टू था इसके अंदर कि लोगों का परसेप्शन इस बाइक को लेकर कुछ और ही था। लोगों के दिमाग में यह था कि ये बाइक आर्मी के लिए बनी है, सोल्जर्स के लिए बनी होती है क्योंकि हैवी है काफी, और या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुलिस के लिए बनी होती है। इसको एक नॉर्मल इंसान ना तो अफोर्ड कर सकता है और ना ये नॉर्मल इंसान के लिए बनी हुई है। उस जमाने की बातें हैं, ये 1994 की बातें। अच्छा, नॉर्मल पब्लिक वॉज नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रॉयल एनफील्ड, नहीं थी ये द ओनली 100 years ओल्ड बाइक। जी हाँ, एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि ये इकलौती बाइक है जो पिछले 100 सालों से मार्केट के अंदर है। जरा सोचिए, इंडिया में तो ये बहुत बाद में आई है। मतलब इंडिया के एक बिजनेसमैन ने आइशर मोटर्स को बाहर से परचेज कर लिया था, ठीक है ना। फिर ये इसके बाद से एक इंडियन कंपनी के तौर पे लोग इसको जानते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं इन 2015 बिकेम अ मार्केट लीडर एंड बिकेम हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या बात लिखी है। मतलब जो बाइक 1994 के अंदर सर अपनी कॉस्ट तक को रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो 2015 के अंदर बाइकों के सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली बाइक बनी। जरा सोचिए कि अगर लीडरशिप अच्छी मिल जाए, अगर बेहतरीन मिल जाए कोई लीडर किसी भी टीम को या कंपनी को या बिजनेस को, तो सर वो बिजनेस कहां से लेकर कहां तक जा सकता है। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है कि अच्छा ये हो गया हमारा सेक्टर, बट हाउ डिड दिस हैपन। लेकिन ये हुआ कैसे। ये 20 सालों के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का पूरा फॉर्चून ही चेंज हो गया, है ना। अ बाइक विच वाज नेवर अ फर्स्ट चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब, और मैं उस बाइक की बात कर रहा हूं जो एक नॉर्मल, जो कंज्यूमर्स के लिए पहली चॉइस कभी नहीं थी, वो कैसे इतनी बड़ी चॉइस बन गई, द फर्स्ट ऑप्शन बन गया हर एक आदमी के लिए। आगे देखते हैं। Siddharth Lal became the CEO of Eicher Motors in 2000 and he focused on only bike and trucks, closing all other segments. थोड़ा यहां पर ध्यान देना कि बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन। लाल जी ने क्या किया सर, अपने सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट्स के ऊपर ध्यान देने की बजाय उन्होंने ये सोचा कि बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चलूंगा तो मेरा ध्यान किसी एक के ऊपर नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना मैं बाकी सेगमेंट्स को बंद ही कर दूं, क्लोज ही कर दूं। ठीक है, तो फिर उन्होंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाइक और ट्रक्स, जो हैवी आपके होते हैं व्हीकल्स, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया। मतलब अब ये कुछ नहीं बनाते, ये सिर्फ बाइक बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं। अच्छा, फिर देखिए इसमें क्या हुआ। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। इन्होंने कभी भी अपनी बाइक के साथ में जो उसकी क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना, ताकि मेरी सेल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया। देखो ये बात हो रही है सन 2000 के बाद की, क्योंकि 2000 से पहले लाल जी जो थे कंपनी के सीईओ नहीं थे, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी जो कमांड थी, इसका मतलब है कि कंपनी की वो पूरी की पूरी इनके हाथ में सन 2000 के अंदर आई होगी। बिल्कुल सही बात है, ये उसके बाद की बातें हो रही हैं। ही हैज अ गोल्डन लाइन, उनकी एक गोल्डन लाइन थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए। क्या था, जरा पढ़ना। डोंट ट्राई टू चेंज कस्टमर बट चेंज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। उन्होंने साफ साफ बोला, भाई कस्टमर को चेंज करने की मत सोचो, कस्टमर कभी चेंज नहीं होता। हमें अपने आप को कस्टमर के हिसाब से चेंज करना है। हमको जानना है कि कस्टमर हमारी बाइक को परचेज करना पसंद क्यों नहीं करता, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या चाह रहा है हमसे जो हम उसको बाइक के अंदर दे नहीं पा रहे हैं। भाई जो सामान आपको एफर्ट लगा के मार्केट में सेल करना पड़े वो सेल्स नहीं है। सेल का मतलब होता है कि सर आप ऐसी चीज बनाओ जो कस्टमर को लगे कि भैया मुझे अब यही सामान चाहिए, इसी कंपनी का माल चाहिए, उसे कहते हैं सेल्स। तब आप कम एफर्ट्स के अंदर ज्यादा अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए देखें। ये हो गया हमारा ओके। लाल जो है आज भी, लाल इज अ पैशनेट राइडर and an engineer took his bike and went on a journey as a customer। देखो, आप अपने सामान को मार्केट में बेचने की इच्छा रखते हो, तो सबसे पहले ना आप उसको अपने आप करो इस्तेमाल एज अ कस्टमर, और आप चेक करो कि आपके उस गुड से जो भी आपने सामान में जो भी आपने मार्केट में लॉन्च करने की सोची है वो किस हद तक आपको मजा दे सकती है।
अगर आपको आ गया मजा एज अ कस्टमर के तौर पे, तो भैया आपका सामान मार्केट में सेल होगा। आइए देखें क्या लिखा है। उन्होंने साफ साफ एक काम करा, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि पहले मैं खुद एज अ कस्टमर के तौर पे अपनी बाइक को चला के देखना चाहूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें लूपहोल क्या है, कस्टमर चाहता क्या है जो उसको हम दे नहीं पा रहे। जर्नी पे निकल गए। जर्नी पर जाने के बाद उनके बाद एक सामने क्या बात आई कि भाई साहब हमारी बाइक के अंदर दो कमियां हैं जो मैंने महसूस करी है। पहली क्या है, आइए देखें में क्या लिखा है। इट्स गियर शिफ्ट वॉज ऑन राइट हैंड साइड। दूसरा, किक स्टार्ट बाउंस्ड बैक, इंजर्ड द राइडर्स। ये तो वो बातें हैं जो ये शायद पहले से भी जानते होंगे, और जर्नी पे ये जब गए तो इनके सामने कई सारे लूप होल्स और भी आए अपनी बाइक को लेकर। तो उन सारी बातों को मिला के और इन दोनों के ऊपर काम करा। सेल्फ लेकर आए बाइक के अंदर, सेल्फ लेकर आए, और इसके अलावा गियर जो था उसको चेंज करा, राइट से लेफ्ट में लेकर आ गए। ये दो बड़े बड़े थे लूप होल, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी सेल्स कम चल रही थी मार्केट के अंदर। आगे देखिए, फिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2005 में व्हेन बजाज एंड होंडा वर मेकिंग 100 and 150 cc बाइक्स, लाल नेवर मेड लाइट बाइक्स बट ऑलवेज मेड अ हैवी बाइक्स ऑफ अराउंड 350 cc। अब देखो यहां पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि मार्केट में आपको यह बात मालूम है कि आपका सामान सेल नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा आपका सामान, उसके बावजूद भी सर आप दूसरों से प्रीमियम सामान बना बना के बेचो, महंगा बेचो, और ये उम्मीद करो कि सर वो बिके। इसमें क्या लिखा है, बजाज और होंडा सन 2005 के अंदर सर ये बड़े अच्छे ब्रांड थे, बहुत अच्छे ब्रांड, इनफैक्ट ये आज भी हैं। लेकिन उस समय आप अगर देख पा रहे हैं कि इतनी लाइट इंजन की बाइक्स बना बना के बेच रहे थे, 100 to 150 cc, इतना लाइट इंजन। उसके बावजूद भी, जबकि आयशर मोटर्स को यह बात मालूम थी कि इन दोनों कंपनियों से हमें कंपटीशन मिल रहा है और ये इतनी लाइट बाइक्स बना बना के बेच रही हैं, तो क्यों ना हम भी बना के बेचें इतनी लाइट बाइक। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने हैवी बाइक्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया। उन्होंने कभी बजाज या होंडा को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। और सर यही चीजें होती हैं जो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। ध्यान रखिए, अपनी वैल्यूज के साथ में कभी भी ना इंसान को ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार ये बाइकें इतनी हैवी इतनी लाइट हैं जो होंडा बना बना के बेच रहा है ना, तो क्यों ना हम भी करें। चीप बेचता है, इतने कम रेट्स के अंदर बेचता है, तो क्यों ना हम भी करें, हमारे भी होगी सेल। दोनों चीजें इन्होंने टॉप क्लास रखी। इंजन जो था वो काफी हैवी रखा और सर महंगी बेची। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आगे देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। और ध्यान रखना, यही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है। दूसरों को कट कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो खुद का इनोवेशन लगाता है हमेशा। ठीक है, क्या लिखा है कि ये हो गया बाइक्स अराउंड इतना इतना। ही चेंज द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट द यूज ऑफ द बाइक थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट्स एंड मीडिया कॉन्फ्रेंसेस। क्या मतलब था इसका? मतलब साफ था, पब्लिक की पहले सोच क्या थी, आर्मी वालों के लिए है, पुलिस वालों के लिए है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर भी लिया तो नॉर्मल डेली के जो काम होते हैं उसके अंदर इतनी हैवी बाइक हमको इस्तेमाल करके क्या करना है। वो परसेप्शन चेंज किया भाई बंदे ने। ये खुद मीडिया कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गया, लोगों से बात करी, मीडिया से बात करी, मीडिया ने उसका इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, लोगों ने देखा, एड निकाले, खुद उसमें मतलब खुद अपनी बाइक्स का बंदे ने ऐड करा, सारे के सारे लूप होल्स दूर किए, ऑडियंस के दिमाग के अंदर, कंज्यूमर के दिमाग के अंदर जो गलतफहमियां थी उसको दूर कर दी। भाई इसे कहते हैं एक तगड़ा बिजनेसमैन। किसी बड़े हीरो को, शाहरुख खान को या किसी और खान को इसने कभी हायर नहीं किया कि आप मेरा जो है टीवी के अंदर ऐड करिए जी, नहीं ऐसा नहीं है, खुद किया। इसे कहते हैं गट्स। एक ऐसा चेहरा जिसको कोई जानता नहीं है, वो खुद सामने आ रहा है, बाद में लोग जान पा रहे हैं अच्छा ये तो कंपनी का मालिक है जो खुद ही ऐड कर रहा है। क्या बात है। आगे देखिए, फिर लिखता है कि रॉयल एनफील्ड सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 पर ईयर टू 50,000 बाइक्स बाय 2010। भाई 2005 में जो कंपनी की सेल्स मात्र कितनी थी पर ईयर? 25,000। वो 2010 तक आते आते सर 50,000 तक पहुंच गई। इतना बड़ा मतलब बाउंस बैक किया कंपनी ने। नहीं, उसके बाद आज की डेट में रॉयल एनफील्ड एक सिंबल ऑफ प्राइड एंड पैशन बनी हुई है लोगों के लिए। अब लोग उसको ना स्टाइल मानते हैं। अब जिसके पास रॉयल
एनफील्ड है मतलब क्या है कि भाई बंदे के पास पैसा है, स्टेटस का सिंबल बन जाती है। एक ऐसी बाइक की बात कर रहा हूं जो 1994 में डूबने वाली थी। अच्छा, रॉयल एनफील्ड इज आइशर मोटर्स टॉप रेवेन्यू अर्नर, और ये आज की डेट में आइशर मोटर्स को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला ब्रांड बना हुआ है। एक टाइम पर जिसको बंद होने की बात चल रही थी, जो इतने हैवी लॉस के अंदर था, क्या देखा था ऊपर आपने, बैंक करप्ट था, आज वो बाइक उस कंपनी के टॉप अर्नर का काम कर रही है। इसे कहते हैं लाइफ का स्ट्रगल्स। तो इससे हम क्या सीखते हैं यार, देखो लाल ने कुछ भी नया नहीं किया, बाइक वही रखी, प्राइस वही रखे, लेकिन क्या किया आप अगर देख पाएंगे, इन्होंने मार्केटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम करा। तो ये हमारे लिए भी सीख है भाई, आप लोग भी स्टडी करते हो, पढ़ते हो आप लोग भी, तो आप भी इससे क्या सीखते हो कि मार्केटिंग एक ऐसा हिस्सा होता है आपके बिजनेस का जिसपे आपने पकड़ अगर अपनी अच्छी कर ली सर, आपको कस्टमर का बेस मिलेगा ही मिलेगा, कस्टमर आपके लॉयल आपके प्रति रहेंगे ही रहेंगे। बस आप अपनी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो, हमेशा मार्केट के अंदर रहो। और यही किया लाल ने रॉयल एनफील्ड को टॉप तक लेकर आने के लिए। मार्केटिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया, लगातार लोगों से बात करी, मीडिया के थ्रू बात करी, है ना, खुद ऐड करे, कैंपेन लगाए, खुद लोगों से जाके बात करी और अपने बारे में, मतलब इतना स्ट्रगल बंदे का रहा और ध्यान दिया आपने, कभी प्राइस कम नहीं किया, बेचा तो उसी प्राइस पे। आज भी रॉयल एनफील्ड के सेगमेंट्स मार्केट में अलग अलग आते हैं सर, अलग अलग प्राइजेस के ऊपर, और उनमें से कोई बाइक सस्ती नहीं है, वो सारी महंगी बिकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारी बातों को देखा होगा, इनफैक्ट सीखा भी होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।